अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो हम सब ने अपनी लाइफ में हमेशा एक्सपीरियंस किया है और वो है एग्रेशन। क्यों आता है, कैसे है, क्या है, क्यों कंट्रोल नहीं होता, इस सब को आज हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सगीर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, जैसे आज हम डिस्कस करना चाहेंगे कि गुस्सा, एंगर मैनेजमेंट ये क्या होते हैं। तो जैसे गुस्सा है उससे मुतल्लिक लोगों की डिफरेंट राय हैं कि हम्म। ये जो है ये एक स्टाइल है। जैसे ये कंट्रोल करने के लिए होता है। इसमें जो है मर्द के लिए तो अक्सर है कि मर्द जो है वो मर्दानगी है, मर्द की जो है वो गुस्सा है। और अक्सर लोग ये भी कह देते हैं कि ये हमारे दादा विरासत में है, हमें पावरफुल दिखना है उसके लिए हमें गुस्सा करना है। तो गुस्सा बेसिकली है क्या? देखिए, इंसानों के पास मुख्तलिफ जो हैं वो इमोशंस हैं। उन इमोशंस में से जैसे कि खुशी है, सैडनेस है, इसी तरीके से गम है, और फिर जैसे हम हमारे अंदर फियर है, खौफ है। ये जैसे इमोशंस हैं, इसी तरह से एक इमोशन है जिसे गुस्सा भी कहते हैं। हम्म। तो गुस्सा कोई नई चीज़ नहीं है। गुस्सा कोई भी एक जेंडर स्पेसिफिक चीज़ नहीं है कि सिर्फ मर्दों को आएगा, ख़वातीन को नहीं आना। तो हम्म। ये ऐसा कुछ नहीं है। ये यूनिवर्सल, नॉर्मल, नेचुरल इमोशन है जो हर एक इंसान में मौजूद है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। सो एंगर जो है वो एक हमारा नॉर्मल इमोशन है, जैसे बाकी इमोशंस हैं उसी तरह से एक नॉर्मल इमोशन है। हमें गुस्सा क्यों आता है? मतलब जैसे हमारे कुछ ना कुछ इमोशंस हैं, जैसे डिसअपॉइंटमेंट है, फियर है, या कोई फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, या कोई एम्बैरेसमेंट है। तो क्या ऐसा है कि हम अपने इमोशंस को मास्क करने के लिए हम गुस्सा करते हैं, या हम अपने एग्रेशन को शो कराते हैं? देखें, सबसे पहले तो हमने ये समझना है कि हमें गुस्सा आता क्यों है। अगर देखा जाए तो बेसिकली गुस्से से रिलेटेड आपकी जो बायोलॉजिकल जो आपकी ये बॉडी है, इसमें ऐसे स्पेसिफिक यूँ समझ लें डिवाइसेस हैं आपके ब्रेन में, एक एक ऐसी चीज़ है जो कि गुस्सा पैदा करता है। सो यूँ समझ लें कि जेनेटिकली और आपकी बॉडीली आपके हम्म। अंदर ऐसी स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं, ऐसा स्पेसिफिक सिस्टम है जो कि हम्म। गुस्से को पैदा करता है। ओके। ऐसे ही जैसे कि आपके बाकी इमोशंस हैं, उनको भी पैदा करने की एक प्रॉपर सिस्टम है। तो उसी सिस्टम में से एक सिस्टम है जो कि आपको गुस्सा भी पैदा करता है। सो आपकी बॉडी, जब भी आप किसी भी किस्म का थ्रेट फील करते हैं, जब भी आप किसी भी किस्म का खतरा महसूस करते हैं, तो उस खतरे से डील करने के लिए आपको एक ख़ास किस्म की इमोशंस की ज़रूरत होती है। ये जो ख़ास किस्म का जी। इमोशन है, इसी को ये एंगर कहते हैं। क्योंकि इससे आपका अपना सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल हो सकेगा, आप खुद को बचा सकते हैं, खुद को डील कर सकते हैं। तो फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म है, ये बेसिकली इंसान का गुस्से से रिलेटेड है। हम्म। और जब भी ये एक्टिवेट होगा थ्रू ब्रेन, हमारे ब्रेन में एक एक यूँ समझ लें कि एक ऐसा हिस्सा होता है जिसे एमिगडाला कहते हैं, वो बेसिकली रेगुलेट करता है आपके अंदर एंगर रिलेटेड फीलिंग्स हैं, एंगर रिलेटेड इमोशंस हैं, ये डेवलप करता है और आपको प्रिपेयर करता है आपकी बॉडी, ताकि वो फाइट कर सके और थ्रेट को ख़त्म कर सके या थ्रेट से दूर भाग सके, जिसे हम फ्लाइट कहते हैं कि यानी कि भागना। तो आप स्केप भी हासिल कर सकें। सो ये सर्वाइवल के लिए एक ज़रूरी इमोशन है। एक तो ये चीज़ है कि हम्म। आपकी बॉडी बेसिकली आपको गुस्सा आपके अंदर पैदा करती है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन साइकोलॉजिकल इवन इमोशनल थ्रेट। हम्म। सेकेंडली, हमारा इन्वायरमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपने कहा फ्रस्ट्रेशन है, तो हम्म। फ्रस्ट्रेशन बेसिकली किसी न किसी ऐसे एरिया से ही आ रही होती है जो आपकी इन्वायरमेंट में मौजूद ऐसे साइको सोशल स्ट्रेसर्स हैं। रिलेशनशिप्स इश्यूज हो सकते हैं, कम्युनिकेशंस के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आप किसी एक कन्फ्लिक्ट में हैं जिसकी वजह से आपका इन्वायरमेंट बेसिकली आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है। हम्म। आपकी इन्वायरमेंट में स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो भी आप एग्रेसिव हो सकते हैं, आपके अंदर गुस्सा पैदा हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर इन्वायरमेंट अनकंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा शोर है और आप कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कंसंट्रेशन फ्रस्ट्रेशन में और एंगर में डेवलप हो सकती है, एक कन्वर्जन हो सकता है उसका। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा गर्मी है और आप जो है अपने इन्वायरमेंट से बेसिकली कोप कर रहे हैं और आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, आप रिलैक्स नहीं हैं,
और आप जिससे भी कम्युनिकेट करेंगे तो आपका गुस्सा और आपकी इरिटेबिलिटी वहाँ पे ज़ाहिर हो सकती है। और ये इरिटेबिलिटी जो इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है वो गुस्से का बायस हो सकती है। सो एक तो ये चीज़ें हैं। इसके साथ-साथ आपके अपने हेल्थ इश्यूज़, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी फ़िज़िकल और हेल्थ कैसी है, वो भी बड़ा एक की रोल प्ले करती है गुस्से में जाने या गुस्सा करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको एक हेडेक है या कोई और डिज़ीज़ है, आप अच्छा फ़ील नहीं कर रहे, आज आप बीमार हैं, तो भी आपके अंदर गुस्सा पैदा हो सकता है। क्योंकि आपकी जो हेल्थ कंडीशंस हैं, वो आपको आपके लिए सपोर्टिंग नहीं है, बल्कि वो आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन, एक एंगर, एग्रेशन का बायस बन सकती हैं। इसी तरीके से हमारा जो जॉब है, हमारा जो काम-काज है, वो कैसा है? उसकी नोयत क्या है? वो कितना ईज़ी गोइंग है और कितना स्ट्रेसफुल है? ये भी डिटरमिन कर सकता है कि आपको गुस्सा आने में या गुस्सा पैदा हो सकता है। सो ये सारी ऐसी सिचुएशंस हैं, ऐसे फैक्टर्स हैं, जिनकी वजह से कोई भी इंसान एग्रेसिव हो सकता है और किसी वक़्त भी एग्रेसिव हो सकता है। सो एंगर डेवलप करने के पीछे यानी कि जो ऐसी फैक्टर्स हैं, वो ये 3-4 ऐसे फैक्टर्स होंगे कि जिसकी वजह से कोई भी इंसान गुस्से में जा सकता है। तो ये जो गुस्सा है ये जिन उनको लीड करते हैं, तो गुस्से की वजह से भी तो हमारी अपनी हेल्थ पे असर होता है ना? देखें, वो जिसे हम क्रॉनिक एंगर कहते हैं, ऐसा गुस्सा जो कि काफ़ी सालों से आपके अंदर मौजूद है और आप उसे रिप्रेस्ड कर रहे हैं, आपके अंदर वो जो है ना यूँ समझ लें कि आपने उसको दबा के रखा हुआ है और गुस्सा बार-बार आप करते हैं और एक आपका लाइफ़स्टाइल बन चुका है। तो ये क्रॉनिक एंगर होता है। तो क्रॉनिक एंगर डेफ़िनिटली आपके अंदर बहुत सारी एक नहीं कई सारी ऐसी जिस्मानी बीमारियों का बायस हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि जो है ब्लड प्रेशर जो है, हाई ब्लड प्रेशर वो एंगर के साथ रिलेटेड है। इसी तरह से हार्ट डिजीज़ेज़ हैं, वो एंगर के साथ रिलेटेड हैं। इवन जो रेगुलर जो हार्ट बीट है, वो एक प्रॉपर जो है ना उसका एंगर के साथ एक लिंक है। फिर इसी तरह से जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, जो एज के साथ लोगों को होती है, उसके होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं गुस्से की वजह से। सो जो रिप्रेस्ड एंगर है, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको जिस्मानी तौर पे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है और ना सिर्फ जिस्मानी तौर पे ये बीमारियां पैदा करती है, इसके साथ-साथ आपके अंदर नफ्सियाती बीमारियों का भी बायस बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके अंदर एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस ये चीज़ें डेवलप कर सकती है, जिसकी वजह से आपके अंदर हमेशा के लिए एक बीमारी पैदा हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बहुत ज़्यादा डाउन फ़ील कर सकते हैं या बहुत ही एंग्शियस फ़ील कर सकते हैं और आपके रिलेशनशिप जो है वो ख़राब होते चले जाएँगे। तो अगर आपकी साइको सोशल जो आपकी एरियाज़ हैं जिसमें ख़ास करके आपके सोशल रिलेशनशिप्स हैं और वो अगर इम्पैक्ट होते चले जाएँ और बिकॉज़ ऑफ़ दैट क्रॉनिक एंगर तो आप देखेंगे आप लाइफ में बिल्कुल अकेले रह जाएँगे क्योंकि जो आपके साथ थे आपने सबको एक-एक करके अपने से दूर कर दिया अपने गुस्से की वजह से। सो ये बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी कॉज़िंग भी हो सकता है। सो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ और प्लस जो आपके फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ हैं ये गुस्से को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं और गुस्से के साथ अगर देखा जाए तो हेडेक भी लोगों को होता है। तो कुछ लोग जो है ना रिपोर्ट करते हैं कि यार उनका हेडेक बहुत ज़्यादा रहता है और एग्रेशन बेसिकली ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत होती है कि एंगर और एग्रेशन बेसिकली सेम चीज़ नहीं है। एंगर एक नॉर्मल जेन्युइन ह्यूमन इमोशन है जो कि किसी भी इंसान में पैदा हो सकता है रिगार्डलेस कि उसका पेशा क्या है, उसकी तालीम क्या है, वो उसकी एज क्या है या उसका जेंडर क्या है। हर एक इमोशन ये जो बेसिक इमोशन है ये हर एक इंसान में पैदा हो सकता है। ठीक है, अब इस गुस्से का पैदा होना और आगे जाके इसका जो वो एग्रेशन में कन्वर्जन होनी या एग्रेशन तक पहुंचना वो एक पूरा सफ़र है जिसकी मैनेजमेंट आज हमने डिस्कस करनी है कि हम कैसे एंगर को यहाँ रखें और इसे एक्सप्रेस कर लें पॉजिटिवली और एग्रेशन को ना आने दें। एंगर इमोशन है, एग्रेशन आपका बिहेवियर है और जो कि डिस्ट्रक्टिव होता है जिसमें आप जो है ना चीज़ों को, लोगों को और इस तरह से अपनी इन्वायरमेंट में एक डिस्ट्रक्टिव और तबाही मचाते हो और शोर शराबा करते हैं। ये वर्बल भी हो सकता है, ये फिजिकल भी हो सकता है। ठीक है।
जैसे अभी आपने बताया, हमने काफ़ी इस तरह ऑब्जर्व किया लोगों के कि वो एग्रेशन कोई जो है वो और निकालते हैं इस तरह के, उन्होंने एग्रेसिवली उनसे निकाली, चाहे वो वर्बल है चाहे वो फिजिकल है। कुछ जो है वो सप्रेस कर लेते हैं, नहीं शो करते। तो इसका हेल्दी वे क्या है कि हम कैसे एग्रेशन को एक हेल्दी वे में जो देखिए, है। जैसे ना एक टर्म है इस्लामिकली जिसे कहते हैं कि काज़मीन अल-गैज़, कि वो लोग जो अपने गुस्से को पीते हैं, पी जाते हैं, वो अपने अंदर उसको कंट्रोल कर लेते हैं। अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप रिप्रेशन में चले जाते हैं या अपने गुस्से को अपने अंदर दबा के फिर उसको उससे उससे नावाकिफ़ हो जाते हैं और वो आपके अंदर पकता ही चला जाता है और फिर एक दिन ब्लास्ट होता है बंदा और वो एग्रेशन बड़ा स्ट्रांग होता है। बल्कि ये वो लोग होते हैं जो गुस्से को पीते हैं, और गुस्से को पीने से मुराद ये है कि गुस्से को पीते हैं आप, बेसिकली आप उस फीलिंग को एक्नॉलेज करते हैं, ओके, कि मैं एग्रेसिव हूँ, मेरे अंदर गुस्सा पैदा हुआ है, और फिर उस गुस्से को आप अपने अंदर कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, और देन थ्रू फॉरगिवनेस, थ्रू जो जैसे माफ़ी, लोगों को माफ़ करना, दरगुजर करने से उसको डील करते हैं इन फीलिंग से, इन प्रैक्टिसेस से। ये वो एक जो टर्म है जिसे काज़मीन अल-गैज़ कहते हैं, कि गुस्से को पीने वाले लोग, ये एक बहुत अच्छी मैनेजमेंट है। और सो रिप्रेस्ड करना, एक्चुअल जो हमें अभी जो ज़रूरत है साइकोलॉजिकली, वो हमारी इस फीलिंग को एक्नॉलेज करना और इसको एक्सेप्ट करना, और गुस्से को ऐसे कंट्रोल करना कि ये जो गुस्से का इमोशन है ये रेगुलेट हो जाए पॉजिटिवली। गुस्से का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि गुस्से में आपने गाली देना है, शोर शराबा करना है, अब्यूसिव होना है, वर्बली या फिजिकली चीज़ें तोड़नी है, नो, या सेल्फ हार्म करना है, खुद को नुकसान पहुंचाना है, ये गुस्से का हरगिज़ मतलब नहीं है। अब ये वो मॉडल्स हैं जो हमने अपने माहौल से सीखे हुए हैं, हमने अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों से सीखे हुए हैं, क्योंकि गुस्सा तो पहले दिन से ही है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, आंखें खोलता है, माहौल में रहता है, लोगों से इंटरेक्ट करता है, तो वो देखता है उसके माँ बाप कैसे गुस्से को कैसे डील कर रहे हैं। माँ जब गुस्से में आती है तो क्या करती है, इसी तरह से फादर जब एग्रेसिव होते हैं या गुस्सा उन्हें पैदा होता है तो वो क्या करते हैं। तो बच्चे ये पैटर्न्स ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, फिर वो उनको अपना लेते हैं। जब वही फीलिंग्स बच्चा फील करता है, वैसी फ्रस्ट्रेशन, वही इमोशंस फील करता है, तो उसके पास एकदम से वो मॉडल आ जाता है कि अम्मा ने ये किया था, अब्बा ने ये किया था, या जो एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर है, चाचा ताए या फूफियाँ खालाएं, वो क्या करती हैं, तो वैसा ही बिहेवियर फिर बच्चे अपनाना शुरू कर देते हैं। तो वो पैटर्न्स फिर हमें दिखता है, क्योंकि जी अब्बा ऐसा करते थे, दादा ऐसा करते थे, चाचा ऐसा करते थे, अब बच्चा भी ऐसा कर रहा है, तो हमें लगता है कि ये शायद हमारी विरासत में है। तो ऐसा नहीं है कि जीन्स विरासत में नहीं है, बल्कि ये सॉरी, गुस्सा विरासत में नहीं है, बल्कि ये एक प्रॉपर एक एंगर है जिससे रिलेटेड एग्रेशन, उसको डील करने के जो तरीके हैं आपने अपने फैमिली से सीखे हैं। सो ये सीखा गया अमल है जो ऐसे चला आ रहा है। सो इसको बदलने की ज़रूरत है, इस चेन को ब्रेक करने की ज़रूरत है, और गुस्से में आप काम डाउन रिलैक्स होके बड़े अच्छे से बात कर सकते हैं। ये वैल्यू सीखने की ज़रूरत है। गुस्से का हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप शोर करें, बल्कि गुस्से में आप काम भी रह सकते हैं, आप रिलैक्स रह सकते हैं, और आप अपने मसले को हल की तरफ लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये जो आप ये तरीके बता रहे हैं कि गुस्सा है क्या, ये कैसे आता है, ये क्यों है, तो हम अपने गुस्से को, इन सारी चीज़ों को मैनेज कैसे कर सकते हैं? देखिए, प्रोफेशनली डिफरेंट जो है ना वो टेक्निक्स हैं जिनसे आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, काबू कर सकते हैं। तो ये एक डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं। फॉर एग्जांपल, आपने देखना है कि आपने गुस्से को डिवाइड करना है डिफरेंट लेवल्स पे। जैसे कि पहला लेवल ये है कि गुस्सा आने से पहले की एक कैफियत है। फिर दूसरी वो कैफियत है जब आप गुस्सा आप में आ जाए। फिर तीसरी वो कैफियत है जब आपने गुस्से को रिस्पॉन्ड करना है, जब गुस्से में आप कोई ना कोई बिहेवियर सरजद करेंगे, जिसमें कोई भी बिहेवियर हो सकता है। ठीक है, ये 3 लेवल्स हैं। तो इसको इसी तरीके से अगर हम देखें कि जैसे गुस्सा आने से पहले क्या हम कर सकते हैं ताकि गुस्से को कम से कम किया जा सके। पहली चीज़ है कि हम गुस्से को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये कि जैसे हमें लगे क्योंकि मेरे अंदर वो इब्तदाई साइंस पैदा हो रहे हैं गुस्से के, या मुझे लग रहा है कि मैं गुस्से में जा रहा हूँ, तो ऐसा क्या हो सकता है कि मैं गुस्से को कोप कर सकूं। ठीक है, मैं उसको डील कर लूं और वहीं पे उसको, वो जो चिंगारी है उसको, उसका कुछ कर सकूं, ना कि एक बड़ी आग का इंतजार करूं। सो दूसरा लेवल ये है। अब तीसरे लेवल पे मैनेजमेंट ये होती है कि हमारे पास ऐसे
कौन से तरीके हैं कि गुस्सा जब आ चुका है, मैंने उसे कोप कर लिया है, अब मैंने लोगों को उस मामले पे डील कैसे करना है, रिस्पॉन्ड कैसे करना है। फॉर एग्जांपल, मेरा और आपका कोई एक कन्फ्लिक्ट है जिसमें मैंने रियलाइज किया, ओके ये सिचुएशन डिफिकल्ट है और मुश्किल हो सकती है, तो अब मैंने पहले कुछ किया कि ताकि मैं रिलैक्स होके बिल्कुल कॉन्फिडेंटली इमोशनल कंपोजर के साथ आपके पास मौजूद रहूं ताकि मैं बात कर सकूं विदाउट गेटिंग इनटू एंगर। पहली स्ट्रेटजी मैंने काम किया। फिर मैंने जो यहाँ पे बैठा तो आपने जब वो बात चलना शुरू हुई, कन्फ्लिक्ट, वो प्रॉब्लम, तो मैंने फील किया कि मैं जैसे कि अपने अंदर वो साइकोलॉजिकल, फिजिकल और इमोशनल लेवल पे मैंने फील किया कि जैसे कि मुझे लगा कि ये थ्रेट कर रही है मुझे, या मुझे वो हॉट फ्लैशेस फील हुए। मैंने अपने अंदर गुस्सा और वो एकदम से वो वेव फील की, वो जो एक फ्लैश है कि मेरे अंदर गुस्सा पैदा हुआ, गुस्से की लहर महसूस की। मैंने कैसे कोप करना है इसको, कैसे इसको अभी ख़त्म करना है, और फिर जब मैंने जवाब देना है तो कैसे रिस्पॉन्ड करना है, और इस मीटिंग को कैसे लेके चलना है एंड तक, ये रिस्पॉन्ड कैसे करना है। और देन जो लास्ट होता है कि मैं कैसे कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर सकता हूँ, मामला डील भी करना है, सिर्फ रिस्पॉन्ड नहीं करना असर्टिवली विदाउट गेटिंग इनटू एंगर, बट मैंने आल्सो आई हैव टू फोकस ऑन रेजोल्यूशन ऑफ दिस कन्फ्लिक्ट, हाउ टू रिजॉल्व दिस कन्फ्लिक्ट। ये फोकस क्या हो, ये 4 लेवल्स हैं जिन पे हमने एंगर डील करना है। तो जब भी एंगर मैनेजमेंट करनी है तो हमने इन चारों लेवल्स पे इंटरवेंशन तरतीब देनी है, एक तरीका कार सीखना है, उसकी बाकायदा से रिहर्सल करनी है, फिर डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है, और जब जब गुस्सा आप अपने अंदर महसूस करो तो आपने खुद को इन चीज़ों से रोक के रखना है। जब हम ये करना शुरू कर देंगे तो इन लेवल्स पे तो हमारा एंगर मैनेज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला जो स्टेप है कि हम एंगर को कैसे अपनी जिंदगी में मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे हमने लेवल 1 है कि हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं उससे को अपनी जिंदगी में। जिंदगी जितनी सादा होगी, जितनी सिंपल होगी, और जितना आप अपनी जिंदगी को क्लियर रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे, उतना गुस्से में आने के चांसेस कम है। फॉर एग्जांपल, आपकी जॉब रिलेटेड इश्यूज आप बहुत अच्छे से डील कर रही हैं अपने जॉब पे, आपने एक इक्विलिब्रियम रखा हुआ है, बैलेंस रखा हुआ है, आपका इन्वायरमेंट भी बड़ा कंफर्टेबल है, आप अपनी लाइफ में जो जो आपकी जो चीज़ें हैं वो बड़ी बेहतरीन तरीके से चल रही हैं या आप चला रहे। फॉर एग्जांपल, आप अगर अपने काम छोड़ना शुरू कर देंगे तो आपकी लाइफ में वो एक स्ट्रगल बन जाएगी, क्योंकि आपने बेशुमार काम है जो नहीं कर रहे हो, वक्त पे काम नहीं कर रहे हो, प्रोक्रास्टिनेशन है, डिले करते हो। ये सारा एटीट्यूड आपके अंदर क्या पैदा कर सकता है, गुस्से को लेके जा सकते हैं। इसी तरह से आप अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हो, आपके पास बैलेंस डाइट नहीं है, आपकी स्लीप जो है वो बैलेंस्ड नहीं है, और रात को लेट आप सोते हो, और फिर आप स्ट्रगल करते हो सुबह उठने में, फिर ऑफिस में लेट होते हो, फिर ऑफिस में भी आपकी एफिशिएंसी कंप्रोमाइज्ड होती है। सो लाइफ को सबसे पहले बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपकी सेहत बड़ी अच्छी हो, आप डेली एक्सरसाइज करते हो, अपनी बैलेंस डाइट और स्लीप को आपने पूरी मियारी जो नींद है उसके लिए आपने अपने ऊपर ये सारी चीज़ें करनी है। पहला स्टेप ये है कि आपकी लाइफ बड़ी क्लियर, बड़ी सिंपल, बड़ी सादा और मैनेजमेंट के वाइज होनी चाहिए। एक मोतदल किस्म की ज़िंदगी हो आपकी, बिला वजह की चीज़ें और बिला वजह की वो जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो नहीं, फॉल्स एक्सपेक्टेशंस लोगों से मत रखें। ठीक है, अब ये मिनिमाइज करने के तरीके हैं, जितना आप ऑनेस्ट होंगे, जितना फॉरगिविंग होंगे, जितना आप जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड रखेंगे, गुस्सा उतना कम होगा। जैसे ना लेटिंग गो एक ऐसी आर्ट है कि आप कन्फ्लिक्ट प्रॉब्लम को इसलिए भी आप उन्हें जाने देते हैं कि यार इसमें उलझ के अपनी सेहत और अपने रिश्ते ही खराब करने की बात है, तो आप सब्र करते हैं, पेशेंट रहते हैं, और ये जो कंटेंटमेंट है टुवर्ड्स लाइफ, इनको प्रैक्टिस करते हैं, तो ये आपकी ज़िंदगी में एकदम से गुस्से को कम कर देते हैं और लाइफ सेटिस्फेक्शन बेहतर हो जाती है। फिर आपकी ज़िंदगी में जो एंगर है वो बड़ा मिनिमाइज हो जाएगा और आप रिलेशनशिप को बड़े अच्छे से डील कर सकेंगे। ठीक है, तो एक तो पहला स्टेप ये होगा कि इन एटीट्यूड को अपना के अपनी ज़िंदगी में गुस्से को कम से कम करें। एक दूसरा ये है कि केमिकल स्टिमुलेशन नहीं होनी चाहिए, मिनिमाइज करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर तो आप सिगरेट पीते हैं, अगर आप नस्वार लगाते हैं, या आप इस तरह की कोई भी और
किसी किस्म का भी ड्रग करते हैं, तो आपका गुस्सा सेटल डाउन नहीं होना, क्योंकि वो इमोशनल ऑगमेंटेशन काज करते हैं। ये केमिकल आपके अंदर गुस्से को बढ़ा के रखते हैं, तो आप बड़े एजी होते हो, एंशियस होते हो, ड्रग अब्यूज या केमिकल्स अब्यूज या स्टिमुलेशन की वजह से। तो इससे भी आपने इज्तनाब करना है, तो आपकी ज़िंदगी मिनिमाइज हो जाएगी, एंगर मिनिमाइज हो जाएगी। सेकंड लेवल जो है, हमने जब मिनिमाइज कर चुके हैं एंगर को अपनी ज़िंदगी में, तो अगला स्टेप है कि हमने उसे कोप करना है, कि हम गुस्से में जाने से पहले गुस्से को कैसे कोप कर सकते हैं, कि कोप योर एंगर बिफोर इवन यू गेट इनटू एंगर। कैसे गुस्से को कोप कर सकते हैं? तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप एक तो लिसनिंग एटीट्यूड होना चाहिए। गुस्सा एक ऐसी कैफियत है जो आपको बहुत ज़्यादा एजिटेटिव बना देता है, बड़ा एजी, और आप बड़े रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं। तो आप मौका नहीं देते अगले इंसान को, ठीक है, सुनने का, उसको सुनेंगे नहीं, तो अपनी सुनाने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे रुकने की ज़रूरत है और सुनने की ज़रूरत है। एक तो दूसरों को सुनने की कोशिश करें कि सुने पूरी तरह से बात क्या है, ठीक है। एक तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ एंड इवन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फीलिंग्स एज वेल। बेसिकली ये आपकी ज़िंदगी है, इसकी जिम्मेदारी आप पे है। इसी तरीके से आपकी जो फीलिंग्स हैं, जो अभी अग्रेसिव फीलिंग या एंगर आप में जो डेवलप हो रहा है, ये कोई और नहीं है। ये एक बड़ी जो समझ लें कि एक मिथ है। हमें लगता है कि हमारी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड करती है वो किसी की बात से, तो ऐसा नहीं है। बात किसी की है, लेकिन आप चाहोगे तो आपका गुस्सा, आपकी बॉडी गुस्से में जाएगी। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लें कि आप भी जो एग्रेसिव फील कर रहे हैं या आपके अंदर जो एंगर पैदा हुआ है, ये सिर्फ आपकी अपनी वजह से हुआ है। आप ये थ्रेट, इन चीज़ों को ऐसे मैसेज अपनी बॉडी में या अपने माइंड में परसीव कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये फीलिंग्स पैदा है। एक तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें कि ये आप ही हो और आपकी ही फीलिंग्स है, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, सेकेंडली आपने डिफ्रेंशिएट करना है एंगर और एग्रेशन में। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एंगर और एग्रेशन में एक फ़र्क है। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरी जो फीलिंग्स हैं और एंगर जो है, उसको एक तो नॉर्मल इमोशन समझें। उसका हरगिज़ मतलब नहीं है अब मैं अब्यूसिव हूँ या डिसरिस्पेक्ट हूँ या मैं वर्बली या फिजिकली या मैं बहुत ज़्यादा लाउड हो जाऊँ, ऐसा हरगिज़ मतलब नहीं है। सो इससे अपने आप को अलग करें, कि डिटैच करें एग्रेशन से, जो एग्रेसिव बिहेवियर्स हैं उनसे, और दे फोकस करें अपने ऊपर। सो ये भी डिफ्रेंसिएशन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या हो रही है। मैं अभी एग्रेशन आ रहा है मेरे अंदर, एंगर पैदा हुआ है, तो मैं एग्रेसिव तो नहीं हो रहा, और अगर मैं एग्रेसिव हो रहा हूँ तो कैसे मैंने काम डाउन करना है, ठीक है। तो फिर देन आपके पास आ जाएगा रिलैक्सिंग स्ट्रेटेजीज। आप कैसे डीप ब्रीथ कर सकते हैं, काम डाउन हो सकते हैं, खुद को पॉजिटिव मैसेजेस दे सकते हैं, और अपनी इन फीलिंग्स को, जैसे ही आपने अर्ली साइन पहचान लिए थे कि जैसे आपके अंदर एक एंगर के जो अर्ली साइंस हैं, उनको कैसे डील करना है, कैसे काम डाउन करना है, तो आप डीप ब्रीथ कर सकते हैं। एक गिलास पानी का उसमें 2 सिप ले सकते हैं, तो आप फौरन 1-2 सेकंड्स में ही अपने ऊपर वो रीगेन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और उस वक्त रिस्पॉन्ड करने से गुरेज करें। जैसे आपने ये फील किया, फौरन रिस्पॉन्ड ना करें, बल्कि आपने पानी पी लें या डीप ब्रीथ कर लें। रिलैक्स करने की टेक्निक कोई भी यूज कर सकते हैं। थर्ड लेवल है कि थर्ड में हमने ये करना है, तीसरे लेवल पे, कि हमने रिस्पॉन्ड करना है असर्टिवली। गुस्से के दौरान बड़ी असर्टिवली हमने रिस्पॉन्ड करना है। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि आपने एक तो जो कोपिंग स्किल्स सीखी हैं पीछे, जैसे काम डाउन होना, रिलैक्स होना, अपना रोल एग्जामिन करना कि यार गुस्से में मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे अंदर साइंस क्या हैं, उन सारी स्ट्रेटेजीज को यूज़ करना है। और स्ट्रेटेजीज यूज़ करने के साथ साथ आपने ये एग्जामिन करना है कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ गुस्से में, मेरा रोल क्या है, क्या मैं लाउड हो रहा हूँ, क्या मैं डिसरिस्पेक्ट हो रहा हूँ। तो इन चीज़ों को फ़ौरन अपॉलॉजी करना, इन पे सॉरी करना और वापस अपना कंट्रोल रीगेन करना, ये तो पहला स्ट्रेटेजी है कि आप रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे असर्टिवली। फिर आपने कुछ टाइम, डेफिनेटली मैंने आपको कहा है कि आपने एक टाइम आउट लेना है। कोप करने के लिए एक टाइम आउट होता है, ये फ्यू सेकंड्स का होता है, ऐसा नहीं है कि आपने घंटों बाहर निकल जाना है। तो फ्यू सेकंड्स का एक टाइम आउट लेना है, और उसमें आपने इवैल्यूएट करना है खुद को, और आपकी जो कन्वर्सेशन है, जो आपका कॉन्फ्लिक्ट है, उसको आपने इवैल्यूएट करना है।
और देखना है कि अभी आप क्या बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम इन हैंड क्या है, और फोकस सिर्फ प्रॉब्लम इन हैंड पे होना चाहिए। प्रीवियस पास्ट के, कल के, परसों के मसले नहीं, जो आज का मसला है जिस पे आप बैठे हुए सिर्फ उसी से रिलेटेड फोकस करें, ठीक है। इसी तरह से फिर जो लिसनिंग स्ट्रेटेजी है उसको फोकस करें, टू वे ऑफ कम्युनिकेशन को जो है ना आप वो बढ़ाएं या प्रेफर करें उसको, ताकि आप भी बात करें तो दूसरों को भी मौका दें कि उनको भी बात करने की ज़रूरत है, वो भी बात कर सकें। इसी तरह से अपनी जो राय है उस पर दूसरों को कंपेल ना करें, दूसरों को पुश ना करें कि वो आपकी राय ही माने या आपकी बात ही माने। तो अल्टरनेटिव्स सजेस्ट करें, अल्टरनेटिव्स पे बात करें कि ओके प्रॉब्लम जो है वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप क्या सजेस्ट करते हैं। तो जो बाहमी ताउन है और जो बाहमी रिस्पेक्ट है, जिसे बाहमी इज्जत कहते हैं, तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट को फोकस किया जाए और कोशिश की जाए कि डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हो। और इसी तरह से हम अपनी फीलिंग्स भी स्टेट कर सकते हैं डायरेक्टली कि मैं इस बात पे, या मैं अभी एग्रेसिव फील कर रहा हूँ, या मुझे गुस्सा महसूस हो रहा है। तो आप अपनी फीलिंग्स भी शेयर कर सकते हैं, कवर्टली भी, और किसी को के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अब जो फोर्थ लेवल है उस पे हमने प्रॉब्लम सोल्यूशन पे करना है कि हम कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, रेजोल्यूशन क्या है, रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम रिजॉल्व करने का सबसे पहली जो स्ट्रेटेजी है कि आपके अंदर ये पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि प्रॉब्लम सॉल्व ही करना है, ओके। और गुस्से का मकसद भी यही है कि अगर मुझे मेरे अंदर, मैं अगर अभी इस वक्त एग्रेसिव हूँ तो उसका मकसद ये नहीं है कि मैं अब इस डायलॉग को ख़त्म कर लूँ, बल्कि मैंने काम करना है प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए, और मामला हल कैसे करना है उसके, जैसे मैंने डिस्कस किया है कि डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं, उन अल्टरनेटिव्स को फोकस किया जाए कि जैसे पहला तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका क्या है, मामला हल कैसे हो सकता है। और जहाँ पे ज़रूरी है तो ज़रूर माफ़ी मांगें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर लें, खुद अपना जो आप पार्ट प्ले कर रहे हैं, जो आपका पार्ट है उसको एक्सेप्ट करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें ज़रूर, ठीक है। तो फिर आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी और उसका भी रेजोल्यूशन हो जाएगा। तो जैसे आपने अभी काफ़ी अच्छी मैनेजमेंट की टेक्निक्स बताई हैं, मैं सिर्फ एक पूछना चाहूँगी कि अभी इसमें जैसे हमें गुस्सा आता है, हम बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं, तो हमें वो पॉज लेना है, आपने जो बताया, तो हम वो पॉज कैसे लें? देखिए, सबसे पहले तो जैसे ही आपने आइडेंटिफाई किया कि अर्ली कुछ साइंस है ना, जैसे कि आपको आप मे बी कॉग्निटिव लेवल पे थ्रेट फील कर रहे हैं, मे बी आपने ये सोचा कि यार इससे मेरी बात नहीं सुनी तो ये डिसरिस्पेक्टिंग है, कोई ना कोई ऐसा थॉट है जो आपने दिया खुद को। हमेशा जब आप इमोशंस को डाइसेक्ट करें ना तो उसमें कुछ इमोशन ड्रिवन थॉट्स होते हैं, कोई एक ऐसा अफेक्ट पार्ट होता है, वो फीलिंग्स होती है, अफेक्टिविटी होती है जो आप फील करते हैं। तो एकदम से आप अपने अंदर वो एक हॉट वेव फील कर सकते हैं, आपको वो गर्मी सी महसूस हो सकती है, आपके ड्राइनेस फेस माउथ में फील कर सकते हैं। तो ये वो अर्ली साइंस है जिन्हें फोकस करना है। जैसे ही आपने ये फोकस किया तो पानी तो मौजूद होता है, आप अपने साथ पानी रखें, ठीक है, आप पानी का एक सिप पी सकते हैं और उसी के साथ गहरा सांस ले सकते हैं। सो ये टाइम आउट है। और फिर आपको लगे कि ओके मुश्किल हो रहा है तो आप स्केड्यूल कर सकते हैं, जैसे हमने आगे डिस्कस किया है रिस्पॉन्ड करने में, तो आप स्केड्यूल कर सकते हैं कि हम कल बात कर सकते हैं, हमने आज नहीं डील करना, हम कल इस टॉपिक पे बात करते हैं। फिर अपने आप को प्रिपेयर करें कि कल बात करनी है, मैंने कैसे रिलैक्स करना है, काम डाउन रहना है, और आपने उन चीज़ों को हाईलाइट करके फिर कल वापस आ जाए। स्टेप बैक हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आज आप बैठें, आज ही आपने गुफ्तगू मुकम्मल करनी है और मामला हल करना है। आज मामला नहीं हल हो पाता तो बगैर एग्रेसिव हुए, चीज़ों को ख़राब किए, आप वहाँ से टाइम आउट ले सकते हैं, स्टेप बैक कर सकते हैं और वापस प्रिपेयर होके आ सकते हैं। तो कल बात कर लेंगे, शाम को बात कर लेंगे, घंटे बाद बात करते हैं, ठीक है। तो ये वो प्रैक्टिस होती है टाइम आउट लेने की। और फिर आप ड्यूरिंग कन्वर्सेशन ऐसे 2-3 मिनट का, आप 2-3 सेकंड का, सॉरी, आप वो डीप ब्रीथ ले सकते हैं। तो देखें, जब आप अपनी लाइफ में डीप ब्रीदिंग रेगुलरली कर रहे होते हैं, जब भी आप अपने आप लाइफ में जैसे रिलैक्सेशन के लिए, काम डाउन होने के लिए कोई ना कोई तरीका आप अपनाते हैं, तो जब आप वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपको वक्त नहीं लगता उस कामनेस को अचीव करने में, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस में होता है, आप बड़ी इजीली रिलैक्स हो जाते हैं। ऐसा ही, ठीक है। ठीक है, आपने अपने एंकर को मैनेज करने के काफ़ी हेल्दी तरीके बताए हैं। मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि अगर कोई हमारे साथ जो है वो एग्रेसिव हो तो हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए?
सिनेरियो? सबसे पहले तो मेरे ख्याल से जब कोई अग्रेसिव है तो वो आपकी बात उस वक़्त नहीं सुनेगा। ओके। अगर आप उसे कुछ सजेस्ट करेंगी, कोई राय देंगे तो वो उस नहीं वक़्त सुनेगा। बेसिकली आपकी राय सुनेगा ही नहीं। वो उसके कॉग्निटिव लेवल पे ब्रेन के उस हिस्से में जहाँ पे आपकी बात को प्रोसेस किया जाए, वो उस कैपेसिटी में नहीं है। ठीक ठीक है। है? इसी तरह से जब हम भी अग्रेसिव होते हैं तो हम भी उस रैशनल माइंड को लूज़ कर चुके होते हैं। ऐसा है। तो इसीलिए हम फिर बड़ी अजीब-सी बातें कर देते हैं हुँ। जिस पे नदामत भी होती है, शर्मिंदगी होती है और हम बहुत ही लो फ़ील करते हैं आफ्टर एक्सप्रेसिंग आवर एंगर नेगेटिवली। ओके? सो ये ईज़ी तो नहीं है। तो अब ये है कि अगर कोई अग्रेसिव है तो पहला जो स्टाइल है, पहला जो स्ट्रैटेजी है वो यही है कि आपने सुनना है, खामोश रहना है। ठीक है। सुनें, उसको कहने दें। जब वो रुके तो अपनी बात कहें और देन भी आप कोई जो है वो हमेशा आई लैंग्वेज से शुरू करें कि मैं अपनी फीलिंग स्टेट अपनी करें कि ठीक मैंने है। बड़ा हर्ट फील किया, मैंने बहुत मैं खौफ महसूस कर रही हूँ या बहुत लाउड हैं, ठीक है? तो खुद से शुरू करें, ना कि उसको ब्लेम करें कि आपने मुझे गाली दी, आप ये हो, आप वैसे हो, वो फिर और एंगर ट्रिगर होगा। तो ये कोप करने का तरीका है कि आप उन्हें बड़े पॉज़िटिवली सुनें, देन टाइम आउट भी ले सकती हैं आप क्योंकि हम कल बात करें, आज बात नहीं हो सकेगी, हम फिर बात करते हैं। तो आपके गुस्से से मुझे खौफ है या मैं खौफ महसूस कर रही हूँ क्योंकि आप बहुत लाउड हो। डिसरिस्पेक्ट फील किया मैंने, मुझे बहुत बुरा लगा। ठीक है, तो अपनी फीलिंग स्टेट करें। ठीक है। तो ये वो तरीके हैं जिससे आप अपने दूसरों के एंगर को रिस्पॉन्ड कर सकती हैं। ओके। कोई अग्रेसिव है, कोई जो भी वो फील कर रहा है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो आपकी फीलिंग्स नहीं है। तो आपने अपनी फीलिंग्स की बात करनी है, जो वो कर रहे हैं वो उनकी अपनी फीलिंग है, ठीक है। ठीक है? ओके। तो थैंक इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है कि अपनी फीलिंग्स की। आज हमने काफ़ी डिटेल में एंगर मैनेजमेंट डिस्कस किया जिसमें हमने एंगर और एग्रेशन में क्या फ़र्क है और इसको कैसे मैनेज करते हैं उसकी काफ़ी डिटेल में डॉक्टर सगी ने हमसे जो है उसकी मैनेजमेंट डिस्कस की है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपका कोई भी फीडबैक है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।